8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ऐसे कैसे नोट बैन कर सकते हैं? कोई मजाक है क्या? अरे बैंक के बाहर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। आज इसके पैसे देने थे, कहां से लाऊं? अरे हमारे बारे में नहीं तो कम से कम इनके बारे में तो कुछ सोचा होता। दीदी बोलने दो जरा। दीदी ड्रामा बंद करो, पेटीएम करो। पेटीएम एक ऐसी कंपनी जो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ लाने जा रही है। एक ऐसी कंपनी जिसने डीमोनेटाइजेशन को बहुत ही स्मार्टली यूटिलाइज करके बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल किया। लेकिन उनकी एक गलती की वजह से उन्होंने बड़ी मेहनत से हासिल किया हुआ मार्केट शेयर उनके हाथ से निकलता जा रहा है। साथ ही हम कंपनी के अलग अलग बिजनेसेस के बारे में भी बात करने वाले हैं, जहां पर बहुत ही हैरत अंगेज खुलासे आज होने वाले हैं। साथ ही हम रोशनी डालेंगे पेटीएम के एक राज के बारे में जो एक शख्स से जुड़ा हुआ है, और उसे समझना और उसे जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कि पेटीएम की ग्रोथ स्टोरी क्यों थम सी गई है। 8 नवंबर 2016 ये वो दिन है जिस दिन पेटीएम की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। जब ये अनाउंसमेंट हुई तो मिस्टर विजय शेखर शर्मा बाकी बिजनेसमैन के साथ डिनर कर रहे थे, और जैसे ही उन्हें न्यूज़ पता चली उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ना वो ढंग से बैठ पा रहे थे, ना ही वो ढंग से खड़े रह पा रहे थे। फिर तुरंत अपने कुछ कलीग्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उन्होंने लगभग सारे न्यूज़पेपर्स जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी टॉप न्यूज़पेपर्स में अपनी एड्स चला दी। न्यूज़ चैनल्स पर भी एक ऐड बहुत ज़्यादा चल रही थी और वो थी पेटीएम करो। तो 8 नवंबर 2016 से लेकर कंपनी के वॉलेट बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने मिली। तब तक कंपनी के जो वॉलेट यूजर्स थे वो करीब 12 करोड़ थे, और अगले एक साल में वो नंबर 30 करोड़ के करीब चला गया। इतनी ज़्यादा ग्रोथ के चलते कंपनी का वैल्यूएशन भी $5 बिलियन यानी 35,000 करोड़ से ऊपर चला गया। वॉलेट की इस बेहतरीन ग्रोथ के चलते पेटीएम वॉलेट पेटीएम का फ्लैगशिप प्रोडक्ट बन गया। पेटीएम के लिहाज से मानो तो अपन ही भगवान हैं। पेटीएम ने अपने कंपटीटर्स जैसे कि मोबीक्विक और फ्रीचार्ज इन्हें मार्केट शेयर में बहुत ज़्यादा मार्जिन से पीछे छोड़ दिया। लेकिन फिर 30 दिसंबर 2016 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पेटीएम की काया बदल दी। पहले नोट या सिक्कों से करते थे, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक और अनाउंसमेंट की, और अनाउंसमेंट थी यूपीआई की। यूपीआई को देखते देखते बहुत ज्यादा ट्रैक्शन मिल गया। किसी को समझ में आया इससे पहले यूपीआई एक मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट बन गया। गूगल पे, जिसका नाम पहले तेज था, और फोन पे, इन्होंने तुरंत यूपीआई को कैपिटलाइज करना शुरू किया। यूपीआई में शुरुआत में आप देखोगे तो भीम ऐप के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर था, जो कि गवर्नमेंट का ऐप था। उसके बाद धीरे धीरे गूगल पे, जिसका नाम पहले तेज था, और फ़ोन पे, इन्होंने मार्केट शेयर हासिल करना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने अलग अलग कैशबैक्स देना शुरू किया और फ्रेंड्स को रेफर करने पर 51 रुपीज़ देना शुरू किया। मुझे भी बहुत सारे फ्रेंड्स से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेरी लिंक से फ़ोन पे इंस्टॉल करो या मेरी लिंक से गूगल पे इंस्टॉल करो। कई सारे लोग तो इसे पार्ट टाइम इनकम बना रहे थे ताकि रेफरेंडम से वो अच्छा खासा पैसा कमा सके, और साथ ही पेमेंट करने पर उन्हें कई सारे स्क्रैच कार्ड भी मिलते थे। हालांकि अब तो स्क्रैच कार्ड में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उस जमाने में काफी कुछ मिलता था। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! और इसी के चलते फोन पे और गूगल पे दोनों की ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगी, और उन्होंने जल्द ही अच्छा खासा मार्केट शेयर हासिल कर लिया। अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पेटीएम शुरुआत से लेकर अब तक कहीं दिखा ही नहीं, और इसके पीछे पेटीएम की एक सबसे बड़ी गलती है। तो जब बिगिनर स्टॉक मार्केट में पहली बार कदम रखते हैं तो कई बार वो अपनी रियल कैश खो बैठते हैं। ऐसे में ज़रूरत होती है प्रैक्टिस करने की, ट्रेड्स को और इन्वेस्टमेंट्स को। तो इस ऐप के जरिए आप बड़े आसानी से सारे ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी वर्चुअल मनी के साथ। और जैसे आपकी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है तो आप इन्वेस्टिंग के लिए ज़ीरोधा, जो कि इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है, उनके साथ अपना डीमैट अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके खोल सकते हो। उनकी डिलीवरी के ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो है, यानी फ्री है, और इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शंस के लिए भी उनके ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ही कम हैं।
अगर आपको पहले से ही स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी है और आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो ज़ीरोधा को जरूर चेकआउट कीजिए। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जो बिजनेस वॉलेट बिजनेस में नंबर 1 था वो यूपीआई बिजनेस में कहीं पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। शुरुआत से लेकर अब तक पेटीएम का मार्केट शेयर यूपीआई में निग्लिजिबल रहा है और इसके पीछे छुपी है पेटीएम की एक सबसे बड़ी गलती जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। पेटीएम पिछले कई सालों से अपने वॉलेट बिजनेस पर फोकस कर रहा था और कुछ साल वॉलेट बिजनेस फ्री में चलाने के बाद टाइम आया था वॉलेट बिजनेस को मोनेटाइज करने का और फिर पेटीएम ने पैसा वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर करने पर 2 to 5% का कमीशन चार्ज करना शुरू किया। अगर यूपीआई नहीं आता तो कंपनी का ये मोनेटाइजेशन मॉडल शायद बहुत अच्छे से चल जाता, लेकिन यूपीआई आने के बाद एक्चुअली वॉलेट ही बहुत रिडंडेंट बन गया क्योंकि यूपीआई में आपका पैसा सीधे अपने बैंक अकाउंट से सामने वाले के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। वही वॉलेट में आपको पहले बैंक से पैसा वॉलेट में लोड करना होता है जिसमें आपको कमीशन भी लगता है और एक स्टेप ज़्यादा लगती है। अब यूपीआई में ना लोगों को कमीशन लगता था ना ही पैसा लोड करने की ज़रूरत थी और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉलेट से यूपीआई की तरफ बढ़ने लगे और वॉलेट को मोनेटाइज करने के प्लान में पेटीएम ने अपना यूपीआई का भी मार्केट शेयर खो दिया। हालांकि कंपनी के कई सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने पेटीएम के सीईओ मिस्टर विजय शेखर शर्मा को बताया कि हमें जल्दी यूपीआई पर फोकस करना चाहिए, लेकिन मिस्टर शर्मा का फोकस था कि वॉलेट के ऊपर कई सारे नए प्रोडक्ट्स बनाए जाए। लेकिन जब लोगों का प्रेफरेंस ही वॉलेट से यूपीआई बन गया था तब पूरा सिनेरियो चेंज हुआ। लेकिन जब तक पेटीएम को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक ये बैटन पेटीएम से फोन पे और गूगल पे की तरफ चला गया और अपनी इस गलती को समझने के बाद पेटीएम ने अपनी वॉलेट फीस जीरो की, साथ ही यूपीआई पर फोकस करना शुरू किया। लेकिन ये दोनों भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई क्योंकि बहुत देरी हो चुकी थी। इस पूरी चीज़ पर पेटीएम का ये एक्सप्लेनेशन था कि यूपीआई ट्रांजैक्शन से पैसा नहीं बनता है और इसलिए ये बिजनेस हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पेमेंट बिजनेस से मार्केट शेयर खोने के बाद पेटीएम को ज़रूरत थी एक ऐसे बिजनेस की जो पेटीएम के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर दे सके, पेटीएम को नई ऊंचाई तक लेकर जा सके। और इसी चीज़ के लिए पेटीएम ने कई सारे अलग अलग बिजनेसेस पर फोकस करना शुरू किया और इसे बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। और कंपनी के इस पूरी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी को समझने के बाद आपको कुछ ऐसे लेसन्स आज मिलने वाले हैं जो शायद ही आपको किसी एमबीए क्लास में मिलेंगे। इसी डाइवर्सिफिकेशन के दौरान मिस्टर विजय शेखर शर्मा की नज़र पड़ी एक ऐसे बिजनेस पर जिस पर वो बहुत ज़्यादा बुलिश थे और जिसे वो अगले 4 साल में इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे। नाम तो आपको पता ही चल गया होगा, हम बात कर रहे हैं पेटीएम मॉल के बारे में। पेटीएम मॉल का ये फॉर्मेट बिल्कुल टी मॉल की तरह था। टी मॉल अलीबाबा ग्रुप की एक कंपनी है और आपको कनेक्शन बता दूं कि अलीबाबा का पेटीएम में लगभग 37% स्टेक है। कंपनी के जो बाकी बिजनेसेस हैं उनकी हालत भी नागपुर और विदर्भ की तरह है, जहां पर बादल तो है बस बरस नहीं रहे। जैसे कि पेटीएम मनी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कंपनी का रेवेन्यू 12 करोड़ था और वही कंपनी के लॉसेस 82 करोड़ थे। हालांकि ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, बहुत सारे प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में हैं और पेटीएम मनी कुछ नया नहीं दे रही है, जिसके चलते पेटीएम मनी यहाँ पर कुछ बड़ा कर पाएगी इसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। पेटीएम के टिकटिंग बिजनेस की बात करें तो ये बिजनेस तो पहले से ही बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड था। 20-20 साल से जो प्लेयर्स इस इंडस्ट्री में हैं जैसे कि मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, वो भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए हैं। अपने टिकटिंग बिजनेस में पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को 25 करोड़ के रेवेन्यू पर 25 करोड़ का लॉस हुआ है और यहाँ बढ़ती हुई कंपटीशन में प्रॉफिट कमाना आज भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और ये चीज़ आपको मेक माई ट्रिप की ग्रोथ को देखकर पता चल जाएगी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद से लेकर अब तक मेक माई ट्रिप ने इन्वेस्टर्स को 0% रिटर्न दिया है, जिससे इस इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ क्लियरली समझ में आ जाता है। जब क्लाउड बिजनेस इंडिया में ट्रेंडिंग पर चल रहा था तो उस टाइम पेटीएम ने क्लाउड बिजनेस में एंट्री की, लेकिन वहाँ पर भी कुछ खास निकल कर नहीं आ रहा है। पेटीएम के इस बिजनेस एम्पायर में 2 ही चीज़ें हैं जो पेटीएम के लिए फ़िलहाल वर्क कर रही है, एक है फास्टैग और दूसरा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। फास्टैग में पेटीएम के पास 28% मार्केट शेयर है और पेटीएम फास्टैग पेटीएम पेमेंट्स बिजनेस के अंडर आता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 सालों से यहाँ पर थम चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में वो 427 करोड़ था और फाइनेंशियल ईयर 2021 तक वो 481 करोड़ हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का प्रॉफिट 65 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 तक 18 करोड़ हो चुका है। तो आपको क्या लगता है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पेटीएम को टर्न अराउंड कर पाएगा? हालांकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ये सपना है कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ इंतजार करना पड़ेगा रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए। तो यहाँ पर मिस्टर विजय शेखर शर्मा का ये विजन था
कि एक ऑल इन वन ऐप बनाया जाए जहां पर सारी चीज़ें लोगों को एक ही ऐप के जरिए मिले। आपको याद होगा कि बहुत साल पहले पेटीएम के ऐप से ही आप ई कॉमर्स शॉपिंग कर सकते थे। तो इसी तरह कंपनी ने सोचा कि टिकट बुकिंग हो, रिचार्ज हो, किसी भी चीज़ का बिल हो, इन्वेस्टिंग हो, ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म से कैसे पॉसिबल है। तो ऐसे ऐप्स को सुपर ऐप्स कहते हैं और सुपर ऐप का जो कंसेप्ट है वो चाइना में इमर्ज हुआ। वीचैट नाम की एक कंपनी ने सुपर ऐप पर काम करना शुरू किया जिसमें चैटिंग के अलावा अलग अलग चीज़ों को ऑर्डर करना, पेमेंट्स करना और कई सारे ऑप्शंस वहाँ पर आपको मिलते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सुपर ऐप का कंसेप्ट नहीं चला है। ऐसा नहीं कि पेटीएम अकेली कंपनी है जिसने ये चीज़ ट्राई की, कई सारी अलग अलग कंपनी ने ये चीज़ें ट्राई की लेकिन वो वर्कआउट अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि व्हाट्सएप ने भी पेमेंट का ऑप्शन लाया, लेकिन आज व्हाट्सएप का यूपीआई मार्केट शेयर जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। वो सिर्फ और सिर्फ 0.02% है। व्हाट्सएप जिसे लगभग सारे स्मार्टफोन यूजर्स यूज करते हैं इंडिया में, उसका पेमेंट प्लेटफॉर्म आज फेलियर के कगार पर है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ यूएस में और चाइना में वर्कआउट हुई है वो इंडिया में भी होगी। हालांकि अब टाटा ग्रुप और मुकेश अंबानी ग्रुप दोनों भी कोशिश कर रहे हैं सुपर ऐप लाने की। अब ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या ये दोनों कंपनीज सुपर ऐप के कंसेप्ट्स को इंडिया में चला पाएंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पेटीएम ने जो डाइवर्सिफिकेशन किया वो इंडिया में चला क्यों नहीं। कंपनी के अलग अलग बिजनेसेस क्यों कंपनी के लिए प्रॉफिट और रेवेन्यू बनाने में नाकामयाब रहे। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी बिजनेसेस हैं जिनकी केस में डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छे से काम आया, जैसे कि अमेजन, गूगल, अलीबाबा ग्रुप। पेटीएम में और उन बिजनेसेस में सबसे बड़ा फर्क ये था कि पेटीएम के पास कोई प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं था, वहीं उन बिजनेसेस के पास एक बड़ा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस था जिसके बेसिस पर उन्होंने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। यानी कि गूगल ने पहले सर्च इंजन की मदद से पैसा कमाना शुरू किया और उन पैसों से उन्होंने अलग अलग बिजनेसेस में डाइवर्सिफिकेशन किया। अमेजन के पास AWS दैट इज अमेजन वेब सर्विसेज थी, टाटा ग्रुप के पास TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है और अलीबाबा ग्रुप के पास उनका B2B ई कॉमर्स बिजनेस था। तो इस तरह का कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस पेटीएम के पास नहीं था और फिर पेटीएम ने डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल किया उस प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को ढूंढने में। और यहाँ पर पेटीएम ने किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस के बेसिस पर डाइवर्सिफाई करने के बजाय सीधा फोकस किया डाइवर्सिफिकेशन पर और ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं आई। कंपनी के इस थमी हुई ग्रोथ के पीछे दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कंपनी का टॉप मैनेजमेंट। पिछले 2 सालों में कंपनी के 10 से ज़्यादा सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी छोड़ दी है। फॉर एग्जांपल पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी को मिस्टर प्रवीण जाधव ने स्क्रैच से खड़ा किया। जब तक वो कंपनी के CEO और MD थे तब तक बहुत ही कम टाइम पीरियड में कंपनी के 60 लाख से भी ज़्यादा यूजर्स बढ़ गए थे और करीब 5,000 करोड़ रुपए रिटेल इन्वेस्टर्स ने उस प्लेटफॉर्म के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे। फिर कंपनी के कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते उन्होंने कंपनी छोड़ दी और वहां से पेटीएम मनी की ग्रोथ भी थम सी गई है। और इसी तरह पेटीएम के अलग अलग बिजनेसेस के एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी से रिसेंट टाइम में एग्जिट ली है। इसके पीछे कई सारे रीजंस बताए जाते हैं। द मॉर्निंग कंटेक्स्ट के एक रिपोर्ट के अनुसार मिस्टर विजय शेखर शर्मा जो भी कैंडिडेट हायर होता है उनके लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करते हैं। अगर लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखा है इंटरेस्ट इन फाइनेंस तो वो पर्सन अगर सेल्स में काम कर रहा है तो उसे वो फाइनेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर किसी के बायो में लिखा है गेमिंग तो वो पर्सन किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो उसे वो ट्रांसफर करते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट में। द मॉर्निंग कंटेक्स्ट के उस रिपोर्ट के अनुसार मिस्टर शर्मा के इर्द गिर्द काफ़ी सारे यस मैन्स हैं। अगर कोई शख्स उनसे डिसएग्री करता है तो वो चीज़ उस शख्स के लिए आगे दिक्कतें पैदा कर सकती है। द मॉर्निंग कंटेक्स्ट का ये आर्टिकल आप भी पढ़ सकते हो जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इन सारी चीज़ों के चलते कंपनी की ग्रोथ पूरी तरह से रुक गई है। फाइनेंशियल 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 3,235 करोड़ था जो कि फाइनेंशियल 2021 तक 3,187 करोड़ तक आया। यानी यहाँ पर रेवेन्यू पिछले 3-4 सालों में कम ही हुआ है। और कंपनी का लॉस फाइनेंशियल 2018 में 1,490 करोड़ था जो कि फाइनेंशियल 2021 तक 1,701 करोड़ तक आ गया। तो यहाँ पर पेमेंट इंडस्ट्री में कंपनी का डोमिनेंस चला गया है। नए बिजनेसेस बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। अब पेटीएम के पास अच्छा ब्रांड नेम तो है, यूजर बेस भी है, लेकिन आगे करना क्या है इसके बारे में यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। तो आगे क्या, यही फिलहाल सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसी बीच कंपनी लेकर आ रही है अपना IPO जो कि इंडिया का सबसे बड़ा IPO होने वाला है। और इस IPO के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है। कंपनी के एक एक्स डायरेक्टर ने कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। अब ये प्रॉब्लम क्या है उसके लिए हमें पेटीएम की शुरुआती जर्नी समझनी होगी, तो उसे समझते हैं। मिस्टर विजय शेखर शर्मा जब बीटेक में थे तब उन्होंने एक कंपनी शुरू की थी और उसे उन्होंने तब $1 मिलियन में बेच दी थी।
उसके बाद उन्होंने 197 कम्युनिकेशन की शुरुआत की, जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। अपनी सेविंग की मदद से उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी, और जब उनकी सेविंग खत्म हुई तब उन्होंने 24% इंटरेस्ट पर 8 लाख रुपए का लोन लिया। लेकिन कुछ कारण की वजह से और बिजनेस जैसा चाहते थे वैसा परफॉर्म ना होने की वजह से वो पैसा वो रिटर्न नहीं कर पाए, और इसीलिए वो कई सारे छोटे मोटे काम करते थे, जैसे कि कंपनीज को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, उनकी वेबसाइट्स और उनके ईमेल्स उनको सेटअप करके देना, और वहाँ से जो पैसा आता था उससे वो अपनी कंपनी चलाते थे। ऐसे ही एक बार उनकी बात हुई मिस्टर पीयूष अग्रवाल से, जिनकी कंपनी को वो कंसल्टेंसी और बाकी चीज़ें प्रोवाइड करते थे। मिस्टर अग्रवाल को मिस्टर शर्मा का नेचर और उनका बिजनेस पसंद आया, और इसलिए उन्होंने प्रपोजल रखा कि मैं आपकी कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। हालांकि तब मिस्टर विजय शेखर शर्मा के पास अपना लोन रीपे करने के लिए पैसे नहीं थे, तो अपना लोन चुकाने के लिए मिस्टर शर्मा ने मिस्टर अग्रवाल से 8 लाख रुपए रेज किए, और बदले में मिस्टर अग्रवाल को 197 कम्युनिकेशंस का 40% स्टेक मिला। हालांकि इसके बाद अग्रवाल कहाँ गए, उनके स्टेक का क्या हुआ, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसे में एक जेंटलमैन मिस्टर अशोक कुमार सक्सेना, जो कि 197 के फॉर्मर डायरेक्टर थे, उन्होंने सेबी के पास ये कंप्लेंट की है कि पेटीएम का जो आईपीओ आ रहा है आप उसे रुकवा दीजिए। मिस्टर सक्सेना का कंपनी पर यह आरोप है कि वो 197 कम्युनिकेशन के को-फाउंडर थे, और उन्होंने कंपनी में $27,500 इन्वेस्ट भी किए थे 20 साल पहले। लेकिन उन्हें जो 55% कंपनी का स्टेक मिलने वाला था वो उन्हें कभी मिला ही नहीं। अब हालांकि पेटीएम का इस मामले पर कहना है कि सरासर झूठ है और ऐसा कुछ नहीं था, और सेबी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आता है उस पर डिपेंड रहेगा कि पेटीएम का आईपीओ कितने जल्दी हमें देखने मिलता है। तो ये थी पेटीएम की इंटरेस्टिंग कहानी, जिसके कुछ इंटरेस्टिंग हिस्से अभी भी कवर करना बाकी है, जिन्हें हम कवर करेंगे पेटीएम के आईपीओ रिव्यू वीडियो में। आज के इस केस स्टडी में हमने बात की मिस्टर अग्रवाल के बारे में, जिनके बारे में फिलहाल किसी को नहीं पता है। तो ज़रूर ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्या पता शायद वो मिस्टर अग्रवाल को जानते हो। तो मिलते हैं जल्दी और भी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ के साथ, जिसमें से एक होगी मिस्टर जैक मा के बारे में। सी यू सून। Go by Vivo, by Viva, Ballovicha Balloda by Viva.